वेलकम टू योर चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस एनर्जी का जो यूज़ है हम अपनी लाइफ में बहुत ही स्पेंस में करते हैं, जैसे कि बल्ब्स हैं, मोटर्स हैं, फ़ोन्स हैं, एसी है, फ़ैन है, कंप्यूटर है एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी मशीनरीज़ हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से चलाते हैं। तो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में दो बातें समझनी हैं। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे, इज़ a flow of charges। तो ये जो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस, हिंदी में अगर हम इसे कहें तो हम कहेंगे आवेश का प्रवाह। कि आपका जो चार्ज है जब वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। बट हम इसमें इन दोनों वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। एक तो आपका फ़्लो, कि यहाँ पर फ़्लो का क्या मीनिंग है, और दूसरा आपका चार्जेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जेस के विषय में कि चार्जेस क्या होते हैं। चार्ज, तो चलिए देखते हैं चार्ज क्या होता है। तो किसी भी सब्सटेंस कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाए कि जैसे ही कोई अदर सब्सटेंस उस फील्ड में एंट्री करे। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये चार्ज है, और यहाँ पर हमने एक दूसरा ऑब्जेक्ट रखा, और अब हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पर, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस पर एक फोर्स काम करता है। ये फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, ये फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है। दोनों टाइप के फोर्स, अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्स है ये इसकी वजह से लग रहा है। तो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर एसोसिएट हो, उसकी वजह से अगर कोई अदर बॉडी एक फोर्स का एक्सपीरियंस करती है तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो है चार्ज। और अब हम बात करते हैं चार्ज के विषय में। तो चार्जेस हमें सभी को पता है कि चार्जेस आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो हम बात करते हैं कि किसे हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे और किसे हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो हम बात करते हैं सब्सटेंस के बारे में, कि अगर हम मैटर के बारे में बात करें तो सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी टाइप का मैटर हो, ये किसी न किसी सब्सटेंस से बना है। फिर बात करते हैं सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस जो होता है वो बनता है मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये बनते हैं एटम्स से, और जो एटम्स हैं इसमें तीन टाइप के करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए
कि आपका कोई भी सब्सटेंस है उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, लेकिन नॉर्मली जो आपका एटम है वो न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल इक्वल होते हैं तो टोटल हो जाता है 0। तो इसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके एटम के पास दोनों ही चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो फिर हम अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कह रहे हैं या नेगेटिवली चार्ज कह रहे हैं तो हमें देखना होगा कि किस कंडीशन में हम उसे पॉजिटिवली चार्ज्ड या किस कंडीशन में हम उसे नेगेटिवली चार्ज्ड कह सकते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे कि हमने एक सब्सटेंस लिया सोडियम, आप सभी को पता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, और दूसरा सब्सटेंस हमने लिया क्लोरीन, सभी को पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। किसी भी सब्सटेंस का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव, और उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव। तो ऐसे ही हमारे क्लोरीन के पास प्रोटॉन हो जाएंगे 17 और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 17। तो ये इनिशियल कंडीशन है। मैंने आपसे कहा कि अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो सोडियम में 11 है तो 2 8 1 और यहाँ पर 2 8 7। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर सकता है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो ऐसी कंडीशन में हम पहुँचेंगे फाइनल कंडीशन में। और फाइनल कंडीशन में जब हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में थे उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, वो अभी भी 11 ही हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहर थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका कम हो गया है, और इस आधार पर देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं 10। ऐसे हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करता है, और ऐसी कंडीशन में जब ये फाइनल कंडीशन में जाएगा तो प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में थे अभी भी 17 हैं, और इलेक्ट्रॉन अब आपके पास हो चुके हैं 18, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं टोटल की कि नेट चार्ज कितना है। तो इस कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन में अगर हम नेट चार्ज देखते हैं तो देखिए जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास आई फॉर इनिशियल है, नेट चार्ज कितना है 0। यहाँ पर भी इनिशियल कंडीशन में नेट चार्ज कितना है 0। लेकिन अगर हम फाइनल कंडीशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास नेट चार्ज +11 -10, तो फाइनल कंडीशन में यहाँ पर हमें मिल रहा है प्लस का 1, एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है ना। दूसरी एफ फॉर फाइनल, यहाँ पर फाइनल कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर नेगेटिव एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा -1। तो इस तरह से हमने कहा कि आपके क्लोरीन पर -1 चार्ज है तो आपका क्लोरीन बन जाता है Cl-, और सोडियम बन जाता है Na+। तो इस तरह से कोई भी बॉडी चार्ज होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी भी बॉडी के इलेक्ट्रिफिकेशन में, चार्जिंग में जो मेन रोल है वो इलेक्ट्रॉन्स का है। इलेक्ट्रॉन्स को ही हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर अपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की डेफिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कब बना था, जब बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा भी हो सकता है कम हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की कमी, डिफिशियंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन्स की कमी। नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तो आपका जो प्रभावी चार्ज है, इफेक्टिव चार्ज है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, तो हम देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज तब आया था जब इलेक्ट्रॉन एडअप हुए थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया था। एक्स्ट्रा को हम यहाँ पर रख सकते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता। तो जब भी किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, तो वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी। तो पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नेगेटिव चार्ज बॉडी का मीनिंग है कि उस बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम किसे पॉजिटिव कहेंगे और किसे नेगेटिव कहेंगे। और अब हम बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में हमें सबसे पहले देखना है कि ये किस टाइप की क्वांटिटी होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर, सदिश और अदिश। तो हमारी जो चार्ज है इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है। तो जबकि ये डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है तो हम कह सकते हैं इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब यहाँ पर अदिश है। अदिश का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी है आपकी चार्ज जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, केवल और केवल परिमाण होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। दूसरी बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज के अगर बारे में बात करें तो चार्ज के सारे सिस्टम्स के बारे में बताया मिस्टर कूलॉम ने, और इस आधार पर कूलॉम के नाम पर ही इस यूनिट को रखा गया। तो इसकी एसआई यूनिट है अगर हमें पूरी यूनिट लिखनी है तो हम स्मॉल से लिखेंगे, और अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है इस आइकन के रूप में तो यहाँ पर हम कैपिटल सी का यूज़ करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हो गई आपकी कूलम। तीसरी बात करते हैं कि चार्जेस के बीच फोर्सेस कैसे होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लाइक चार्जेस, लाइक का मतलब है समान, एक जैसे। जैसे कि हम बात करें प्रोटॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच जो फोर्सेस होते हैं यहाँ पर ये हम देखते हैं कि इनके बीच फोर्स होता है रिपल्सन का, यानी कि ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर हम देखें अनलाइक चार्जेस, जिसको हम कहते हैं असमान, तो इसमें हम देख सकते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो होता है आकर्षण का, यानी कि एट्रैक्शन। तो लाइक चार्जेस के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, अनलाइक चार्जेस के बीच एट्रैक्टिव फोर्स लगता है। बात करते हैं अदर प्रॉपर्टीज़ की। जैसा कि हमने देखा कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को या तो हम डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी चार्ज हो जाती है। तो सारा काम इलेक्ट्रॉन्स से होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही वो सोर्स है जो चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक लेकर जाता है। इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक लेकर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं चार्ज कैरियर।
आवेश वाहक। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारे आवेश को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक लेकर जाता है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में आवेश का बढ़ना या घटना इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स के बढ़ने या घटने पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं E। ये E आपका प्लस भी हो सकता है और ये आपका माइनस भी हो सकता है। जब प्लस कहेंगे तो हम यूज़ करेंगे प्रोटॉन्स के लिए, जब हम माइनस कहेंगे तो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये जो E है ये आपका स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज है, स्मॉलेस्ट फ्री चार्ज। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा न्यूनतम फ्री स्टेट में रह पाने वाला चार्ज हमारा जो है वो E है, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर यहाँ देखें तो हम इसे कह सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी बॉडी में चार्ज इस E के कारण बनता है और पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो इस आधार पर अगर हम देखें कि अगर किसी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो हम कहेंगे उस पर चार्ज 1e है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो हम कहेंगे चार्ज 2e है। और ऐसे कहते कहते अगर हम कहें n इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है तो उस पर चार्ज हो जाएगा ne। तो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो होता है Q = ne, जहाँ पर जो n है ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बढ़ने से चार्ज बढ़ता है, घटने से भी चार्ज बढ़ता है। बट देखना ये होता है कि जब एफिशिएंसी होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा और जब डिफिशिएंसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। एफिशिएंसी मीन्स एक्सेस अधिकता और डिफिशिएंसी मीन्स कमी। ठीक है, तो ये आपकी चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी चार्ज इज कंजर्व्ड। पूरे यूनिवर्स में ना तो आप खुद चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप केवल चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसकी वजह से बॉडी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। बट आप चार्ज को डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि चार्ज जो है हमारा वो कंजर्व है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम कहते थे एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो वहाँ पर हम देख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर हम चार्ज के विषय में भी देख रहे हैं। चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसलिए हम कहेंगे कि हमारा सारा चार्ज कंजर्व्ड रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। अगली जो प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। बिना मास के चार्ज संभव नहीं है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, मैटर बना सब्सटेंस से, सब्सटेंस बना मॉलिक्यूल्स से, मॉलिक्यूल्स बने एटम्स से, और एटम्स में मिलते हैं हमें E, P और N। E के मूव होने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनता है। तो अगर हमारे पास एटम नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स भी नहीं होंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो सब्सटेंस नहीं बनेगा, सब्सटेंस नहीं बनेगा तो मैटर नहीं होगा, और मैटर नहीं होगा तो मटेरियल नहीं होगा, और मटेरियल नहीं होगा तो आपके पास मास भी नहीं होगा। तो जब तक आपके पास मास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, तब तक वहाँ पर चार्ज संभव नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास। बिना मास के चार्ज संभव नहीं है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं चार्ज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ सब्सटेंसेस के बारे में कि इन चार्जेस के आधार पर
हम उन सब्सटेंसेस को क्या कहेंगे और वो सब्सटेंसेस क्या क्या कर सकते हैं। सब्सटेंसेस को समझने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। फ्री इलेक्ट्रॉन, कि हम किस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें मैंने पेन्स को एक दूसरे के ऊपर रखा है। मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपका जो मटेरियल होता है उसमें जो आपके एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं किसी न किसी फोर्स से, और उस फोर्स को हम कहते हैं इंटर एटॉमिक या इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस हैं इनकी वजह से आपके एटम्स एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो जैसा कि मैं यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ कि आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्रॉस है यहाँ पर इस पेन का और इस पेन का। ऐसे यहाँ पर ये आपको क्रॉस दिख रहा है, ये क्रॉस दिख रहा है और ये क्रॉस दिख रहा है। ऐसे नीचे भी आप देखेंगे कि इससे इसका क्रॉस हो रहा है, इससे इसका क्रॉस हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पे आपको क्रॉस दिख रहा है, ये जो लोकेशन है, यहाँ पर आप एक एटम मान लीजिए, ठीक है। हर क्रॉस के पास आपके पास एक एटम है, और इस तरह से पूरा एक जाल सा क्रिएट हो चुका है हमारे पास एटम्स का। तो जब किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी से आपके इस एटम को एनर्जी मिलती है, ठीक है, जैसे कि ये आपका यहाँ पर एक एटम है और एटम के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते हैं इन ऑर्बिट्स में। तो इन ऑर्बिट्स में जो आपका इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है तो उसका काम इसमें घूमने का है, लेकिन जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है तो वो इस लेवल को छोड़ देता है और छोड़ने के बाद आगे बढ़ जाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते घूमते इस लेवल को सडनली छोड़ देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एटम से कैसे फ्री हुआ? यहाँ पर आपका एटम है, इस एटम को एनर्जी मिलती है, इस एनर्जी को लेकर आपका इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस एटम से तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं, बट इस जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तो ए फ्री इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम एटम, नॉट फ्री फ्रॉम सब्सटेंसेस। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, और ये जो है बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तो इसके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसमें घूमेगा। अब इंटर पार्टिकल स्पेस देखिए, ये यहाँ पर मेरी रिफिल इस तरह से अंदर अंदर जा सकती है, इस साइड से भी मैं इसे ले जा सकता हूँ, नीचे भी मूव कर सकती है। यहाँ से देखिए इस साइड से भी मोशन हो सकता है इसका। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारा फ्री स्पेस है, सभी जगह पर आप देख सकते हैं। ये देखिए फ्री स्पेस है, ये फ्री स्पेस है हमारे पास, ये फ्री स्पेस है। इधर से भी जा सकते हैं, इस तरह से हम तिरछा भी जा सकते हैं, सीधा भी मोशन कर सकते हैं। तो कैसा भी मोशन हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो फ्री हुआ है, कहाँ से फ्री हुआ है? एटम से फ्री हुआ है, सिस्टम से फ्री नहीं हुआ है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग है फ्री फ्रॉम एटम, नॉट फ्रॉम द सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये आपके होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके एक सब्सटेंस के पास जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा आप चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक ट्रांसफ़र करा सकते हो, क्योंकि चार्ज करियर यानी कि आवेश को लेकर जाने वाले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए काम करते हैं। तो हमारी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो भी मेन मोटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स ही सप्लाई करते हैं, यानी कि चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक आपके इलेक्ट्रॉन्स ही लेकर जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर अगर हम देखें तो जिसमें ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा सप्लाई करेगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कम सप्लाई कर पाएगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इस आधार पर मैंने जो है सब्सटेंसेस का डिवीज़न किया है। तो ज़रा देखें सब्सटेंसेस इस आधार पर किस प्रकार से होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। तो ऐसे सब्सटेंस कंडक्टर
चालक, ऐसे सब्सटेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में पाए जाते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को लेकर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जा सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से फ्लो कर सकते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो अपनी डेली लाइफ में अगर हम देखें तो जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, और हम देखें मेटल्स में तो कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, मरकरी है, ठीक है। कार्बन का एक सब्सटेंस होता है ग्रेफाइट। और बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी है इसमें से भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हो सकती है। जैसे हम किसी नंगे तार को छूते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं कि हमारी पूरी बॉडी से करंट फ्लो होता है और हमें झटका लगता है। तो ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर है, अर्थ भी एक कंडक्टर है। आपका जो वाटर होता है अगर वो एल्केलाइन है, यानी कि उसमें अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, अशुद्धियों से आशय मेरा ये है कि उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर है वो भी आपका एक कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर का मीनिंग है जो ऐसे सब्सटेंस जिनमें चार्ज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जा सकें। कौन से चार्ज? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा सब्सटेंस है इंसुलेटर, इसको हम कहते हैं कुचालक या अचालक। तो ऐसे सब्सटेंसेस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं या नहीं भी होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक नहीं ले जा सकते, क्योंकि चार्ज को ले जाने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़रूरी हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंसुलेटर्स कहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं हमारे हाथ में ये पेन है, ये भी एक इंसुलेटर है। जो हमारा बोर्ड है इस पर जो माइका लगी हुई है ये भी एक इंसुलेटर ही है। और भी हम अगर बात करें तो वुड है, रबर है, ये सब इंसुलेटर का काम करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की बात करें तो हमने देखा एक कंडक्टर होता है और दूसरा इंसुलेटर होता है। एक और भी सब्सटेंस होता है सेमी कंडक्टर, इसको आने वाले समय में आगे आप पढ़ेंगे। तो सेमी कंडक्टर को यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। तो मेनली हम दो बातों पर फोकस करेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से शो करता हूँ। आपने अपने घरों में देखा होगा कि वायर होता है और उस वायर में आप देखते हो कि उसके ऊपर एक कोडिंग होती है। ये प्लास्टिक की कोडिंग होती है, रबर की कोडिंग होती है, इसी के अंदर से जो है वायर निकलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये कॉपर या एल्युमिनियम का होता है और इन्हें हम कहते हैं कंडक्टर। और इसके ऊपर जो मटेरियल है इसे हम कहते हैं इंसुलेटर। तो इसकी सहायता से, वायर की सहायता से तो आपका चार्ज एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाएगा, तो वो केवल अंदर अंदर इधर से होते हुए आ सकता है, इधर क्रॉस नहीं कर सकता, इधर क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास लगा हुआ है इंसुलेटर। यहाँ पर फ्री चार्जेस नहीं होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स न होने के कारण चार्जेस को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक नहीं ले जा सकेंगे। तो दिस इज एन कंडक्टर एंड द आउटिंग इज इंसुलेटर। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हम किसे चालक कहते हैं और किसे अचालक कहते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो चार्जेस को पास होने देते हैं आसानी से वो चालक हैं, कंडक्टर हैं, और जो चार्जेस को पास नहीं होने देते वो आपके इंसुलेटर्स हैं, यानी कि अचालक हैं। अगर सबसे फाइनेस्ट, सबसे अच्छे कंडक्टर की बात करी जाए जो विद्युत को सबसे ज़्यादा सुगमता से प्रवाहित होने देता है तो वो आपका सिल्वर होता है, Ag। बट महंगे होने के कारण हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। हम इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे उपकरणों जैसे कंप्यूटर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आइटम्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में, बट इसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसके बाद हमारा जो मोस्ट यूजेबल कंडक्टर्स हैं
जैसे कि कॉपर और एल्युमिनियम। तो आप देखते हैं कि हमारे जो वायर्स होते हैं उसमें मोस्टली कॉपर और एल्युमिनियम के वायर्स ही पड़े होते हैं। तो हम कंडक्टर्स के रूप में सबसे ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो ये है आपका कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमने आपसे कहा था फ्लो। ये तो हो गया चार्जेस। अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में। थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, यानी कि वायर, या हम मेटेलिक रॉड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेटेलिक रॉड है। इसमें ये जो है ये इसकी लेंथ है और ये इसका एरिया है। तो ये जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन। हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं अनुप्रस्थ काट। जरा हम इसे भी समझ लें। जैसे कि हमारे पास ये एक वायर है और ये एक वायर है। हम अगर इसे इस तरह से कट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक सर्किल मिलेगा। तो यहाँ पर जो सर्किल मिलेगा इसका जो एरिया है इसे हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट। और अगर हम इसे इस तरह से कट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम इसको कट करके अलग करें तो हमें क्या मिलेगा, इस तरह से देखिए, ये मिलेगा आपको। तो इसका अपर सरफेस जो है, जो ये वाली कटिंग है, इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य काट। तो हम बात कर रहे थे कंडक्टर में फ्लो की। तो देखते हैं कंडक्टर में फ्लो कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंडक्टर हो, बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होगा और वो सारे एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं किसी न किसी फोर्स से, और उस फोर्स को हम कहते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस और इंटर पार्टिकल फोर्सेस। और इनके बीच एक स्पेस होता है जिसमें जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर सकता है। तो जैसे सडनली मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन चुना और हमने देखा कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने देखा कि ये वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है सडनली यहाँ से इधर की ओर गया। ठीक है, और उसी टाइम पर एक इलेक्ट्रॉन इधर भी गया। तो हम देख रहे हैं ये वाला जो मेरा क्रॉस सेक्शन है इससे एक इलेक्ट्रॉन ये पास आउट होता है और एक इलेक्ट्रॉन ये पास आउट होता है। तो आप देख रहे हो कि इस क्रॉस सेक्शन से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, या इस क्रॉस सेक्शन में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया और ये इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया। तो नेट चार्ज जो पास हुआ वो ज़ीरो हो गया। अगर ये फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता तो हम नेट फ्लो को ज़ीरो नहीं कहेंगे, क्योंकि जितना चार्ज इधर गया उतना ही चार्ज इधर से निकल गया। तो नेट फ्लो क्या हो गया, ज़ीरो। यहाँ पर नेट फ्लो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर किसी क्रॉस सेक्शन से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जीरो नेट फ्लो बनाते हैं, यानी कि कुल प्रवाह शून्य हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, जैसे ये इधर गया इसके बाद इस अचानक ये इधर भी जा सकता है, ये यहाँ से इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर गया है, इसके बाद ये इधर आ सकता है, इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। तो इनका जो मोशन होता है वो रैंडम होता है। तो इस रैंडम मोशन को हम फ्लो नहीं कहते, क्योंकि इस रैंडम मोशन से जो हमारा नेट फ्लो है, कुल प्रवाह है, वो शून्य हो जाता है। जितना इस क्रॉस सेक्शनल से इस साइड गया उतना ही इस क्रॉस सेक्शन से इस साइड चार्ज आ गया। लेकिन जब हमारा चार्ज किसी एक क्रॉस सेक्शन से कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, या मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दूँ कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए, ठीक है, या 5 या 4, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ गए, तो
10 गए थे इधर और 2 इधर आए, तो अगर मैं देखूं 10 पॉजिटिव डायरेक्शन में गए, 2 नेगेटिव डायरेक्शन में गए, तो नेट फ्लो कितना हो गया 8, 10 माइनस 2 8। तो ऐसी कंडीशन में जब नेट फ्लो आपको ज़ीरो नहीं मिलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और अगर नेट फ्लो ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। तो फ्लो का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नेट फ्लो ऑफ चार्ज अगर ज़ीरो हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि फ़्लो का क्या मीनिंग है, फ़्लो ऑफ चार्जेस। अब ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है कि फ़्लो ऑफ चार्जेस। तो फ़्लो का मीनिंग नेट फ्लो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और चार्जेस में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपके कंडक्टर के अंदर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक चार्ज को लेकर जाते हैं। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल हम बात करेंगे कि हम नेट फ्लो को ज़ीरो होने से कैसे रोकें, क्योंकि नॉर्मली जो हम देख रहे हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि चार्ज का जो मोशन है वो रैंडम है, वो किधर भी जा सकता है, इसलिए नेट फ्लो ज़ीरो ही होगा। लेकिन अगर हम नेट फ्लो को ज़ीरो नहीं होने देना चाहते हैं तो हम किस तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस टॉपिक के बारे में हम कल चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।